बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम प्रवेश करवाते हैं तो उसकी गति किस प्रकार की होती है। और उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है। ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद एज अ रिजल्ट जो हमने पाया, मैं एक बार आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण को क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी आपको देखना है कि आवेशित कण को क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है? आंसर है वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण को त्वरित कर सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन आवेशित कण को वो मोड़ नहीं सकता, टर्न नहीं कर सकता। वो कौन? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आवेशित कण को टर्न कर सकता है लेकिन एक्सीलरेट नहीं कर सकता, त्वरित नहीं कर सकता है। अब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, फिर उसका जैसा भी मोशन होता है वो हमने लास्ट क्लास में पूरा स्टडी किया है। उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हमको कुछ घटनाएं स्टडी करना है, हमको कुछ फिनोमिना स्टडी करने हैं। देयर आर 3 फिनोमिनाज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमें वही आर्टिकल करना है, हमने ऑलरेडी यहां लिख के रखा हुआ है फिनोमिना बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के आधार पर आधारित घटनाएं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित घटनाएं। उनमें से जो 3 फिनोमिनाज हमको स्टडी करने हैं उनमें से सबसे पहला फिनोमिना जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज ऑरोरा बोरियालिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस इसको बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। आप इसको नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, साउदर्न लाइट भी कहते हैं, पोलर लाइटिंग भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। तो और ये एक बड़ी ब्यूटीफुल इवेंट है। एक्चुअली इस इवेंट में क्या होता है कि आसमान में हमारे अर्थ के जो ग्राउंड है, ये हमारा जो फ्लोर है अर्थ की, यहां से कम से कम ऊपर 90 से 150 किलोमीटर ऊपर, ध्यान रखिए 90 से लेकर 90 से 150 किलोमीटर ऊपर आसमान में यह घटना हमको देखने को मिलती है। एंड दिस इज अ नेचुरल इवेंट। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसका और क्या नाम है, इसके और नाम है पोलर लाइट्स भी इसके नाम है, और इसके नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं इसको। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। और जैसा कि मैंने बताया जो ऑरोरा बोरियालिस है, दिस इज अ नेचुरल फेनोमिना। इस फेनोमिना के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, ये एक प्राकृतिक घटना है जो कि हमको दिखती है आसमान में, यहां से ग्राउंड से लगभग 90 से 150 किलोमीटर ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इस घटना में हमको दिखता क्या है। बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, बड़ी सुंदर घटना है ये। इसमें आसमान में हमको बड़ी कलरफुल लाइटिंग्स दिखाई देती है, कलरफुल लाइटिंग्स दिखाई देती हैं। जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आसमान में स्टार्स होते हैं, ये तो सब लोग जानते ही हैं आप लोग, और रात में आपको स्टार्स दिखते भी हैं। हाँ, रात में घटना दिखाई देती है और वो जो स्टार्स वहां पर हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कलरफुल कपड़ा ले लीजिए आप, कलरफुल जैसे दुपट्टा रंगीन आप ले लें, साड़ी आती है रंगीन उसको ले लें, कलरफुल
साड़ियां, बहुत सारे दुपट्टे, बहुत सारी कलरफुल साड़ियां जिनमें व्हाइट कलर के स्टार्स लगे हुए हैं, बीच बीच में व्हाइट कलर के ऐसे बीच बीच में स्पॉट्स लगे हुए हैं, और ऐसे दुपट्टे, ऐसे साड़ियां हमने आसमान में बहुत सारे, पूरे आसमान में फैला दिया है और वो ऐसे लहरा रही हैं। तो जब आप यहां से देखेंगे तो ऐसा नजारा वहां पर आपको दिखता है। कैसा नजारा? जैसे बहुत सारी कलरफुल कपड़े वहां पर और उनमें बीच बीच में सितारे लगे हुए हैं, ऐसा दिखता है। कलरफुल लाइटिंग इस घटना की वजह से दिखती है और सितारे हमको वो स्टार्स दिखते हैं, जो स्टार्स ऑलरेडी हैं, स्टार से छुपते नहीं हैं, वो भी हमको दिखते हैं। ये घटना होती है। अभी आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे कि ये किस प्रकार की फिनोमिना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप केवल आई वॉन्ट टू गिव यू जस्ट एन आइडिया कि ऐसा वो होता है। फिर से मैं बता दूं, आसमान में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सारे कलरफुल कपड़े लहरा दिए गए हैं और उन कलरफुल कपड़ों में बीच बीच में स्टार्स लगे हुए हैं। इस प्रकार की घटना हमको दिखती है। कहां दिखती है ये घटना, मैं आपको बताऊं तो ये घटना हमारा जो अर्थ है इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर दिखती है। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर और साउथ पोल मीन्स दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमको ये घटना दिखाई देती है। और इस घटना के पीछे, इस फिनोमिना के पीछे रीजन क्या है? रीजन है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यही रीजन है इसके पीछे, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है ध्रुवीय ज्योति, पोलर लाइट मैंने बोला अभी आपको, या मेरु ज्योति भी इसको कहते हैं। वह रमणीय दीप्तिमय छटा है। वैसे मैं आपको बताऊं, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि प्रॉपर आप बुक से ले लें कि ये इसकी परिभाषा है। आप नज़ारे को देख करके वो नज़ारा आप देखें और जैसे भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आप डिस्क्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमने जो अपने शब्दों में इसको बनाया है वो है ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति, जिसे आप पोलर लाइट्स, ऑरोरा बोरियलिस। वह रमणीय दीप्तिमय छटा है। रमणीय मतलब बहुत सुंदर सी और दीप्तिमय लाइट वाली एक घटना है जो ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में, ध्रुव क्षेत्रों अभी हमने बताया ना, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के ऊपर का जो भाग है वहां पर दिखाई पड़ती है। तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। उस दृश्य को देखकर आप उसके बारे में जो भी बता सकते हैं, दैट विल बी इट्स डेफिनेशन। अब कैसे होती है घटना, क्यों दिखाई देती है, उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्यों आखिरकार ये हमको घटना दिखाई देती है। तो मैं ये यहां पर अर्थ बना देता हूं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये हम अर्थ की एक्सिस मान लेते हैं और यहां पर हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये है हमारी अर्थ का दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। मैं आपको बताऊं, अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। वहां पर नॉर्थ साउथ के बारे में और भी डिटेल में आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे जब वहां पर स्टडी करेंगे कि हमारी अर्थ में 2 नॉर्थ और 2 साउथ होते हैं, जिनमें से एक नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ऐसे ही साउथ में भी एक जियोग्राफिकल साउथ होता है और एक मैग्नेटिक साउथ होता है। मैंने यहां पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बना लिया है एंड सपोज कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ मैंने बनाए हैं। मैग्नेटिक चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमने बनाए हैं। अच्छा, अब जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव यहां पर आ गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारी अर्थ का है, तो हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी फील्ड लाइंस भी होती हैं। उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? तो ये वैसे नॉर्थ पोल से ऐसा सीधा भी ऐसे जाती हैं, फील्ड लाइंस ऐसे भी मुड़ती हैं, ऐसे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची थी
वैसे ही हमारे अर्थ के चुंबकत्व का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल से ऐसा निकलेंगी और साउथ पोल में ऐसा एंटर कर जाएंगी। ऐसे नॉर्थ पोल से ऐसा निकल करके फिर से ऐसे आके साउथ पोल में ऐसा एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। और यहां पर अगर ये फील्ड लाइंस हैं, इसका मतलब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी अर्थ हो गई। अब यहां दूर कहीं हमारी अर्थ से सन है और वहां से लाइट ऐसे आती है। यहां दूर कहीं पर सन है और सन से लगातार ये लाइट हमारी अर्थ पर आती रहती है। ऐसे अब सन जो होता है बेटा, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, आप तो जानते ही हैं। सन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 10 to the power 7, 10 to the power 9 के आसपास का होता है। इतने डिग्री टेम्परेचर सन के भीतर का होता है, 10 to the power 7, 10 to the power 9 के आसपास का। उतने टेम्परेचर पर सन में जो भी एटम्स होते हैं, जो भी वहां पर मटेरियल है, जो भी वहां पर एटम्स हैं, इतना हाई टेम्परेचर की वजह से उन सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ऐसा छिटक के अलग हो चुके हैं। तो वहां पर जो भी मटेरियल है वो सब अब एटम है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, एनर्जी की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसा छिटक के अलग हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अब जो बाकी ये पार्ट बचा, ये इसका चार्ज पॉजिटिव बचेगा, आप जानते हैं। तो हमारी फिजिक्स के लिए तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। सो ड्यू टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, सन में जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब चार्ज की फॉर्म में हैं, वो सब अपनी प्लाज्मा स्टेट में है। प्लाज्मा स्टेट मींस ऐसी स्टेट जिसके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स छिटक के ऐसा अलग हो चुके हैं। Such type of state of material is known as plasma state. अब होता क्या है कि सन में, अब एक बात तो समझ में आ गई कि जितने भी एटम्स हैं जिस भी मटेरियल के, वो सब प्लाज्मा स्टेट में है। चार्ज्ड पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी हैं। अभी मैंने बताया कैसे। दूसरी चीज, सन में लगातार एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। सन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से एटम्स का लगातार एक्सप्लोजन होता रहता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से वहां से लगातार पार्टिकल्स छिटक के बाहर आते रहते हैं। जैसे एक्सप्लोजन होते हैं, पार्टिकल ऐसा छिटक के बाहर निकलते हैं। अब वहां से जो पार्टिकल छिटक के बाहर आएंगे तो वो कैसे होंगे? क्या वो एटम्स होंगे या कोई मटेरियल बाहर आएगा? तो आंसर है एटम्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से एटम कोई है नहीं वहां पर। वहां सारे के सारे तो चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में बने हुए हैं। तो ये ऐसा सन से छिटक के ऐसा बाहर आते हैं। हमेशा नहीं आते हैं फिलहाल, लेकिन जब आते हैं तो ऐसा ग्रुप में आंधी जैसे आते हैं। इसे हम सोलर विंड कहते हैं, सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म भी आप बोल सकते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स आते हैं सन से, उनको हम एक ग्रुप जैसे, पूरा ढेर जैसे वहां से चार्जेस निकल के एकदम से छिटक के बाहर आते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म हम उसको बोलते हैं। सन से कोई भी चीज आ रही है, सोलर उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया। कॉस्मिक भी लगा सकते हैं। कॉस्मिक पार्टिकल्स, सन से जो भी पार्टिकल आते हैं हम उसके सामने कॉस्मिक भी लगा देते हैं, आपने देखा है। तो ये ऐसे आंधी जैसे बिल्कुल चल के आते हैं। अब ये आंधी जैसे चल के आते हैं तो हमारी अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर में तो नहीं आ पाते हैं ये अर्थ के,
क्योंकि एटमॉस्फेयर में आएंगे तो इनका टेम्परेचर इतना हाई होता है। एक तो पहले ही इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, सन से निकल के आ रहे हैं, 10⁻7 10⁻9 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर है, बहुत गर्म है ये पहले से ही। और अगर वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जब वायुमंडल में एयर में चलेंगे तो एयर के घर्षण की वजह से टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा और ये सारे के सारे पार्टिकल्स बर्न आउट हो जाएंगे, जलकर बिल्कुल खाक हो जाएंगे वो। इसलिए ये पार्टिकल्स सोलर विंड हैं, छिटक के बाहर आते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये आ पाए, और आते भी हैं तो वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल हमारी अर्थ से लगभग 150 किलोमीटर ऊपर है, सब वो वहां पर आंधी जैसे आए। अब जब ये बिल्कुल आंधी जैसे सन से निकल कर आए तो यहां इनको सामने कौन मिल गया? हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के 150 किलोमीटर ऊपर हमारी अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पर मिला उनको। अब पार्टिकल यहां से आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आ गए। आपने पिछली क्लास में स्टडी किया है पार्टिकल कैसे हैं, क्या वो एटम है या वो चार्ज्ड पार्टिकल है? तो आंसर है वो चार्ज्ड पार्टिकल। एटम तो है नहीं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं लगातार। वो चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, देखो चुंबकीय क्षेत्र में घुस गया वो। तो वही तो है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब जैसे ही बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को क्या करता है? आंसर है चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को सर्कुलर पथ पर घुमाना स्टार्ट कर देता है। हमने उसकी कंडीशंस भी पढ़ी हुई हैं कि अगर वो लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, और अगर वो तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडलिनी के मार्ग पर चलता है। वो जिस प्रकार के मार्ग में आएगा वही इफेक्ट हमको यहां दिख जाता है। तो वो पार्टिकल्स जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की वजह से वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल ऐसा सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। उन पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इनके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स दे स्टार्ट मूविंग अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड वो एक सर्कुलर पथ पर गति करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो आते हैं तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल यहां पर आया, वो ऐसे गति करना शुरू कर दिया उसने। एक दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव करने लगा, ऐसे। इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगे। कुछ पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगे, ऐसा, इस तरह से ऐसे मूव करने लगे। कुछ चार्ज पार्टिकल्स इसमें आके मूव करने लगे। और आप जानते हैं कि एक बार चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, फिर वो दोबारा वापस निकल नहीं सकता उससे। क्यों? क्योंकि वो लगातार सर्कुलर पथ में मूव करता रहेगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा, वो वहीं पर फंस जाएगा। हम ऑलरेडी ये बातें पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आके फंस गया, और ये चार्ज पार्टिकल लगातार अब इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहीं पर फंसे रहेंगे, और इस तरीके से वो हमेशा के लिए ट्रैप हो गए। चार्ज्ड पार्टिकल्स will get trapped, मतलब चार्ज पार्टिकल हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे, यहां पर फंस जाएंगे। अब वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्यों निकलेंगे बाहर? भाई आके वैसा सर्कल में घूमने लगे ना, अब बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनके पास चार्ज है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो लगातार ऐसा घूमते रहते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते। यही चीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के भी तो ऊपर है, तो यही चीज यहां पर भी हमको देखने को मिलती है। ऐसे ही यहां पर पार्टिकल आते हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा गोल घूम घूम के यहां पर भी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इस तरह से। ये ऐसे स्ट्रिंग जैसे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, देखिए ये सारे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो ग्रुप बना के अपना इस तरीके से यहां पर घूमना शुरू कर देते हैं।
इस तरह से नॉर्थ पोल के ऊपर भी लगभग 150 किलोमीटर ऊपर और साउथ पोल के ऊपर साइड भी ये ऐसा ट्रैप हो जाते हैं। अब लाइट क्यों निकलती है उनसे ऐसा कलरफुल, तो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म या जो कॉस्मिक पार्टिकल्स थे वो जब यहां से आके यहां पर ट्रैप हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि वो पार्टिकल्स का टेम्परेचर कैसा था, क्योंकि वो सोलर विंड थी, सन से आए थे और सन के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 7, 10 to the power 9 के आसपास। तो उन पार्टिकल्स का भी टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ऊंचा। अगर पार्टिकल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो जब यहां पर फंस जाते हैं आके और उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो चमकते हैं, ताप बहुत ज्यादा होने की वजह से वो चमकते हैं, उनसे लाइट निकलती है बाहर, और वही लाइट हमें नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर हमको दिखती है। हाँ, वो लाइट कलरफुल क्यों होती है? कलरफुल इसलिए होती है बेटा क्योंकि हर पार्टिकल का टेम्परेचर थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम और किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, और उनसे निकलने वाली लाइट का जो कलर होगा वो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, हीट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है तो वो अपने अंदर से जो लाइट एमिट करते हैं, जो प्रकाश अपने अंदर से, उनके अंदर से लाइट जो निकलती है उसका कलर अलग अलग होता है। टेम्परेचर कम है तो रेड कलर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फिर व्हाइट कलर की लाइट भी देते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल्स के टेम्परेचर किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, उस बेसिस पर उनके अंदर से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है और वही लाइट अर्थ पर हमको दिखती है। लेकिन इस लाइट को देखने के लिए, इस कलरफुल लाइट को देखने के लिए यहां पर आपको इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से कलरफुल लाइट दिखेगी। यहां पर भी आपको कलरफुल लाइट दिखेगी, ठीक है। और ये कलरफुल लाइट देखने के लिए आपको कहीं से भी दिख जाएगी ऐसा नहीं है कि आप जहां पर हैं यहां से आपको ये लाइट दिख जाएगी, ऐसा नहीं है। इस लाइट को देखने के लिए आपको नॉर्थ पोल, हमारा जो अर्थ है उसके नॉर्थ पोल में जो कंट्रीज हैं वहां आपको जाना पड़ेगा, साउथ पोल में जो कंट्रीज हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और वहां से आप इस कलरफुल लाइट को, इस ब्यूटीफुल लाइटिंग को देख सकते हैं। नॉर्थ पोल में जो कंट्री पड़ता है नॉर्वे में, नॉर्वे हॉलैंड में आपको जाना पड़ेगा, वहां से ये चीज आपको दिख जाएगी। और साउथ पोल में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको जाना पड़ता है और वहां से फिर आपको ये कलरफुल लाइट दिखती है। सो दिस इज द रीजन। आप देखें लाइट दिख रही है लेकिन इसके पीछे सीक्रेट क्या लग रहा है, इसके पीछे रीजन क्या लग रहा है? रीजन तो यही लग रहा है ना कि यहां से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते हैं और ऐसा जाके यहां ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, टेम्परेचर इतना ज्यादा उनका होता है कि वो चमक रहे होते हैं। अब चमकने से जो लाइट निकलती है वही लाइट हमको आसमान में दिखती है, और उनके बीच बीच में आसमान में स्टार्स भी हमको दिखते हैं। तो इनकी वजह से रंगीन प्रकाश दिखता है, बीच बीच में स्टार्स भी हमको आसमान में दिखते हैं। तो वो बिल्कुल वैसा ही नजारा लगता है जैसे हमने कलरफुल दुपट्टे को, बहुत सारी कलरफुल साड़ीज को हमने वहां पर ऐसा लहरा दिया है और उनमें बीच बीच में सितारे लगा दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नजारा वहां पर आपको लगेगा। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा मीन्स चमकना। ऑरोरा मीन्स क्या होता है? चमकना। तो ये चमकते हैं इसलिए हमने इसका नाम रखा ऑरोरा बोरियलिस। नॉर्थ पोल के ऊपर जो दिखता है वो बोरियलिस के नाम से जाना जाता है, साउथ पोल के ऊपर जो दिखता है वो ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। याद रखिए क्यों? क्योंकि इसको ऑस्ट्रेलिया से हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑरोरा बोरियलिस। आई होप कि अब आपको यह घटना समझ में आ गई होगी कि लाइट कहां से आती है और रंगीन क्यों आती है। फिर से मैं एक बार बता दूं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पार्टिकल्स थोड़े कम टेम्परेचर पे हैं, कुछ और ज्यादा टेम्परेचर पे हैं, कुछ के टेम्परेचर उनके बीच में है।
और टेम्परेचर डिफरेंट होने से उनके अंदर से निकलने वाले लाइट का कलर भी अलग अलग होता है। तो सभी रंगों की लाइट निकलती है, किसी से रेड निकल रही है तो किसी से ग्रीन निकल रही है, किसी से वॉयलेट कलर आ रहा है, किसी से येलो कलर आ रहा है, किसी से सबसे अलग अलग कलर आते हैं। तो वो कलरफुल लाइटिंग हमको दिखती है बिल्कुल, और स्टार्स के साथ दिखती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, जो कि आपको देखने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही जाना पड़ेगा। आपको कहीं से भी दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। रात में ये घटना आपको देखने को मिलेगी, तो कभी भी मौका मिले आपको, आप जरूर वहां जाइए और देखिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वैसे वहां ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे वहां जाना काफी कठिन होगा किसी के भी लिए, लेकिन अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। बड़े होकर आप जब ऑफिसर बन जाएंगे उस समय आपको आप वहां जाइए, देखिए, क्योंकि उस समय आप ये कर सकते हैं। तो एक बार अपनी लाइफ में जरूर जाइए और देखिए, यहां पर इस प्रकार की लाइट्स आपको दिखती है। सो दिस इज द फिनोमिना विच इज नोन एज ऑरोरा बोरियलिस, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फिनोमिना पे। ओके, बेटा इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित पहली घटना हमने ऑरोरा बोरियलिस पढ़ी और देखी। दूसरी जो घटना इसी पर बेस्ड है, मैग्नेटिक बॉटलिंग, जो नेचुरल घटना नहीं है जैसे ऑरोरा बोरियलिस थी। ये हमारी टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिक बॉटलिंग, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। एक्चुअली इसकी जरूरत, दिस इज, जैसे कि मैंने बोला, दिस इज द टेक्नोलॉजी वी यूज्ड। तो ये इसका यूज हम कहां करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में। We use it in nuclear physics. हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज हमको करना पड़ता है। एक्चुअली जब भी कभी हम हाइड्रोजन बम बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन बम है या हाइड्रोजन बम में जितनी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम यूज करना चाहते हैं, उस वक्त हमें मैग्नेटिक बॉटलिंग करनी पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी हमको यूज करनी पड़ती है। अब
मैं बताता हूं कि इसमें होता क्या है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, उसको बर्स्ट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। कैसे हम वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो मैं आपको बताऊं। हम उसमें संलयन करते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकों का संलयन। इससे पहले हो सकता है किसी क्लास में आपने नाभिकीय संलयन का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा हो। उसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन के 4 नाभिक, एटम नहीं पूरा नाभिक, अब हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, सभी लोग जानते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे हम हाइड्रोजन के 4 नाभिक लेना चाहते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा, चौथा। हाइड्रोजन न्यूक्लियस को प्रोटॉन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन नाभिक हम लेकर चाहते हैं कि वो इतने नजदीक आपस में आ जाएं कि ये एक दूसरे से ऐसा मिल जाएं, आपस में चिपक जाएं, फ्यूज हो जाएं बिल्कुल। जब वे फ्यूज हो जाएंगे तो उनके संलयन से हीलियम न्यूक्लियस बनेगा। 4 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से एक हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा, और उस एक हीलियम के न्यूक्लियस बनने से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज हम किस काम के लिए करते हैं यह हम पे डिपेंड करता है। हम उस एनर्जी का यूज हाइड्रोजन बम बनाने में भी कर सकते हैं, और हम उस एनर्जी का यूज अपने अच्छे कामों में भी कर सकते हैं। जैसे वो जो भी एनर्जी 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को मिलाने से हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा, और बहुत सारी एनर्जी आपको वहां से एमिट होती है। आप जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको स्टडी करने का मिलेगा, आपको क्लास 12th में ही मिलेगा। बहुत एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी निकलेगी, जैसा कि मैंने बोला, हम चाहें तो उसको हाइड्रोजन बम बनाने में भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो उस एनर्जी का यूज, उस एनर्जी से हम स्टीम बनाएंगे वाटर की, स्टीम से हम टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर से बिजली बनाएंगे हम। तो इतनी ज्यादा एनर्जी इससे मिलती है हमको कि हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इससे, या उस एनर्जी का यूज करके टरबाइन चलेगी, टरबाइन से फिर और कोई भी एंड यूज हम उसका बना सकते हैं। और ये एनर्जी बेटा इतनी नीट एंड क्लीन एनर्जी होती है कि इसमें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ना ही तो इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आता है, ना तो इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। सो दिस एनर्जी इज वेरी नीट एंड क्लीन। इस एनर्जी में, जैसा कि मैंने बताया, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ना ही तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर आता है। तो ये एनर्जी बहुत बेस्ट एनर्जी होती है। अब बेस्ट यूज कौन करता है, तो बड़ा सिंपल है, आप कभी भी गौर करिए, बेस्ट को हमेशा नेचर यूज करता है, गॉड यूज करते हैं बेस्ट को। और यही रीजन है कि सन में जब उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वहां पर वो लकड़ी नहीं जलाते हैं, वहां पर वो गैस वगैरह नहीं जलाते हैं, वहां पर वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन करते हैं, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन करके हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन करके इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं कि सन से लगातार इतनी हीट और इतनी लाइट आपको मिलती रहती है कि वो एंड ही नहीं होती कभी भी। तो बेस्ट कौन यूज करता है, हमेशा याद रखें, नेचर यूज करता है बेस्ट, और इसलिए उन्होंने सन में यही वाली एनर्जी यूज कर रखी है। हम चाहते हैं कि ये वाली एनर्जी हम भी यूज करें। हम भी चाहते हैं कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ऐसा चिपका दें, मिला दें एक दूसरे में, बिल्कुल उनको संलयित करवा दें और उनसे हीलियम न्यूक्लियस बने और बहुत सारी एनर्जी ऐसा फ्री हो जाए और उस एनर्जी का हम यूज कर लें। कैसे करेंगे, क्या जरूरी है उसके लिए, अब इस बात को सुनिए। हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जैसा कि अभी आपने देखा, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम फ्यूज करवाना चाहते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं उन पर सब में कैसा चार्ज होगा, क्या इन सब का नेट चार्ज 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा? क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोजन के क्या हैं, नाभिक, और नाभिकों पर आवेश कैसा होता है, प्लस। तो इन चारों के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव।
अब ये चारों पार्टिकल्स ऐसा आए नजदीक और ऐसा फ्यूज हो जाएं एक दूसरे में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लस हैं और प्लस प्लस को तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो हम जब इनको पास लाने की कोशिश करते हैं, सो ड्यू टू रिपल्सन ये एक दूसरे से बहुत दूर भाग जाते हैं, पास आते नहीं। पास नहीं आते तो फ्यूज क्या कर पाएंगे हम इनको। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो ऐसा पास आते हैं, प्रतिकर्षण की वजह से दूर चले जाते हैं। तो हम इनको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का तरीका हमारा क्या है? बड़ा सिंपल मेथड है, गर्म कर दो, हीट दे दो इनको। हीट देने से इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये और ऐसा पास आना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करते हैं ये और ऐसा नजदीक। पहले क्या हो रहा था, बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का, हमने हीट दिया, गर्म कर दिया इनको और ये ऐसा ऐसा आने लगे, थोड़ा और नजदीकी बढ़ी इनके बीच की, और हीट कर दिया हमने और ऐसा वाइब्रेट होना शुरू हो गए, और हीट कर दिया हमने और वाइब्रेशन शुरू हो गया। हम हीट करते ही गए, तब तक हीट करते गए जब तक ये ऐसा नजदीक वाइब्रेट करते करते नजदीक आके ऐसा फ्यूज नहीं हो गए एक दूसरे में, तब तक हम इनको हीट करते गए। अब प्रॉब्लम ये थी हमारे पास कि इस काम के लिए कितना हीट करना जरूरी है। आंसर है, इस काम के लिए इनको उतना ही टेम्परेचर देना जरूरी है, उतना ही हीट करना जरूरी है जो टेम्परेचर, जो हीट सन में है। इतना टेम्परेचर देना मुझे इस काम के लिए जरूरी था। जब तक आप सन के जितनी हीट नहीं देंगे, सन की जितनी टेम्परेचर नहीं देंगे, तब तक वो फ्यूज नहीं होंगे। फ्यूज नहीं होंगे, हीलियम न्यूक्लियस नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप नाभिकों के संलयन से एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन पार्टिकल्स को, हाइड्रोजन न्यूक्लियस को उतना गर्म करना पड़ेगा जितना टेम्परेचर सन में है। अब इतना टेम्परेचर हम कहां से लाएंगे? हमारे पास इस काम के लिए दो प्रॉब्लम्स फिर से हैं। कौन सी दो प्रॉब्लम्स है? अब जरा उनको सुनिए। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम इतना टेम्परेचर क्रिएट कैसे करेंगे। हमारे पास दुनिया में ऐसा कोई फ्यूल नहीं है, ऐसा कोई ईंधन नहीं है जो इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करके दे सके हमको। ध्यान रखिए, पहली प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? पहली कि हमारे पास दुनिया में ऐसा कोई ईंधन ही नहीं है जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर सके। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास यह है कि जब आप किसी चीज को गर्म करना चाहते हैं, आप हाइड्रोजन न्यूक्लियस को गर्म करना चाहते हैं ना, तो जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे आपको दूध को गर्म करना होता है, दूध के मॉलिक्यूल्स को हीट देना होता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करके उनको खौलाना होता है, आप क्या करते हो? आप दूध को एक बर्तन में भरते हो, बर्तन में भर के उसको गैस में चढ़ा देते हो। तो गैस का जो चूल्हा है वो क्या करता है? वो टेम्परेचर देता है, हीट देता है, और हीट देने के साथ उस बर्तन में हम दूध भर देते हैं और वो बर्तन के भीतर दूध खौल जाता है, गर्म हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस को गर्म करके फ्यूज करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस को भर के रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए हमको। समझ आ रही है बात आपको? तो हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, इतना टेम्परेचर हम लाएंगे कहां से? कितना चाहिए हमको? सन के जितना टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा चाहिए हमको। तब हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऐसा आएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे और हमें एनर्जी देंगे। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ऐसा कौन सा बर्तन हम लाएंगे कि उस बर्तन में हम सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऐसा बंद करके और रख देंगे और वो आपस में अंदर मिल जाएंगे। ऐसा बर्तन कौन सा लाएंगे? क्यों? हमको गर्म करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 to the power 7, 10 to the power 9 टेम्परेचर चाहिए। जिस बर्तन में भी हम रखेंगे, आप दुनिया में कोई भी मटेरियल ले लीजिए, जिस भी बर्तन में आप हाइड्रोजन न्यूक्लियस को भर के रखेंगे, वो 10 to the power 3 टेम्परेचर, 10 to the power 4 टेम्परेचर आने पर ही बर्तन ही गल जाएगा, पूरा बर्तन ही नहीं रहेगा, बर्तन ही वेपोराइज हो जाएगा, वाष्पित होके उसका धुआं बन के उड़ जाएगा ऊपर। दो प्रॉब्लम समझ में आ रही ना? अच्छा, आपको
पहली प्रॉब्लम क्या है, हम इतना टेम्परेचर बना नहीं सकते, हमारे पास कोई ईंधन नहीं है ऐसा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कोई बर्तन ही नहीं है हमारे पास, काहे का बनाएंगे हम बर्तन। आप जिस चीज का भी बनाएंगे वो 10,000 टेम्परेचर 1,000 टेम्परेचर आते आते वो बर्तन ही गल जाएगा पूरा आपका, तो आप किस में भर के रखोगे इसको। ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स थी। ठीक, अब इन प्रॉब्लम्स को हमको दूर करना है। देखिए कैसे दूर किया, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ऐसे दूर किया इसको। पहली प्रॉब्लम हम दूर कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, that we need a very high temperature up to 10 to the power 7, 10 to the power 9, the temperature as in the sun। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज है जो इतना टेम्परेचर दे सकती है, एटम बम, परमाणु बम। परमाणु बम हमको इतना टेम्परेचर दे देता है। हम जिस भी जगह पर परमाणु बम को फोड़ेंगे, एटम बम चलाएंगे हम जिस जगह पर, उस जगह का टेम्परेचर 10 to the power 7, 10 to the power 9 पहुंचता है। तो हमारी टेम्परेचर वाली समस्या तो हल हो गई। टेम्परेचर की समस्या कैसे हल कर दी हमने, कैसे आप गैस जलाते हो ना, तो उसकी जगह पर आप गैस नहीं जलाओगे क्योंकि गैस इतना टेम्परेचर नहीं देगी। आप क्या करोगे, आप बम फोड़ोगे, उसकी जगह पे परमाणु बम फोड़ देंगे, तो वो टेम्परेचर इतना बना के आपको दे देगा। एक प्रॉब्लम खत्म आपकी। ओके, दूसरी प्रॉब्लम, बर्तन के लिए हम क्या करते हैं, तो बर्तन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। देखिए कैसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा दूर दूर दो मैग्नेटिक कॉइल लगा देते हैं। आप इलेक्ट्रिकल कॉइल से चुंबक बना सकते हैं, विद्युत चुंबक, या नॉर्मली अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि हम चुंबक से ही बना रहे हैं। एक साइड में हमने नॉर्थ पोल लगा दिया मैग्नेट का, और एक साइड हमने लगा दिया साउथ पोल। ठीक है, एक साइड में नॉर्थ, एक साइड में साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ आपने चुंबक से बनाया, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं। वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं वैद्युत चुंबक, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाए जा सकते हैं उनके। लेकिन नॉर्मली क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं पढ़े हैं, तो आप ये समझ लें ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इनके बीच फील्ड लाइंस देखिए कैसी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ से साउथ की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेट जब थोड़ा दूर रखे होते हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। इस तरह की इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं। बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं और किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं। ऐसे ये फील्ड लाइंस होती हैं। यहां पर फील्ड लाइंस किनारे पर बहुत नजदीक, यहां बहुत नजदीक, लेकिन बीच में आपस में दूर दूर होती हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, यहां पर आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और किनारों पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैं यहां के बजाय यहां लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहां का मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अच्छा, हम ऐसे सिचुएशन तैयार कर लेते हैं, जैसे इस रूम में हम इस दीवार पे लगा देते हैं नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। अब अगर एक साइड हमने नॉर्थ पोल बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट का और एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमने साउथ पोल बना दिया, तो यहां पर बीच में ये फील्ड लाइंस तैयार हो जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस को इसमें रखना है। आप यूं समझ लें यही बर्तन है। अब हम करेंगे ये कि यहां से हाइड्रोजन न्यूक्लियस, एटम नहीं,
हाइड्रोजन को हम प्लाज्मा स्टेट में तैयार कर लेंगे। प्लाज्मा स्टेट में तैयार करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे हाइड्रोजन एटम्स लेंगे जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स छिटक के बाहर निकल गए होंगे। तो ये सब क्या बचे होंगे? पॉजिटिव चार्जेस बचे होंगे। वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस हम यहां से ऐसा इसमें एंटर करवा देते हैं। हाइड्रोजन न्यूक्लियस हम यहां से एंटर करवा देते हैं। जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंटर करवा देते हैं तो क्योंकि वो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसलिए उसके पास क्या होता है? आंसर है उसके पास चार्ज होता है। चार्ज इसके पास है और यहां पर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो आवेशित कण है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया। अगर आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया तो उसका मोशन कैसा होगा? ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। उसका मोशन ऐसा होगा कि वो ऐसा गया तो वो ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू कर देगा। हेलिकल, तिरछा प्रवेश करेगा तो हेलिकल, और सीधा अगर लंबवत प्रवेश कर जाएगा तो सर्कुलर। तो हेलिकल पथ पर ऐसा प्रवेश, ऐसा चलना शुरू कर देगा। वो जब ये चलना शुरू कर देगा तो कहां तक चलते हुए जाएगा? तो आंसर है ये सेंटर तक चलते हुए जाएगा। जब सेंटर तक चलते हुए जाएगा, वहां जाते जाते इसमें गति का जड़त्व तो आ चुका होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, और आपने तो पढ़ा हुआ है अगर इसमें गति का जड़त्व तो आ जाता है तो फिर ये सेंटर पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाता। जड़त्व की वजह से, अगर गति का जड़त्व है तो वस्तु अपने आप को रोक नहीं पाती, स्थिरता का जड़त्व है तो अपने आप से वस्तु गति नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है ना? और दिशा का जड़त्व है तो अपने आप से अपने आप को मोड़ नहीं पाती। तो ये पार्टिकल जब ऐसा हेलिकल पाथ पर चलते चलते सेंटर तक पहुंचता है, उस सेंटर पर पहुंचने पर इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाता है, गति का जड़त्व उत्पन्न हो जाता है, और उस गति के जड़त्व की वजह से ये अपने आप को नहीं रोक पाता। नहीं रोक पाता तो ये आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है, यहां देखता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर से ये वापस लौटता है ऐसे, और फिर से ये सेंटर की तरफ आना शुरू कर देता है। अब आप ये सोचेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाना इसको पसंद नहीं है क्या? तो मैं कहूंगा कि इसको हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाना इसको पसंद नहीं है। ध्यान रख लीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये नहीं जाना चाहता, ये जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहां जाना चाहता है। और क्यों? मैं इसके पीछे का एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आपको एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए। आप थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर आपको एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से ताला मार दिया जाए और आपको बोला जाए आप अगर कर सको तो निकल जाओ यहां से बाहर, आप क्या करोगे बताइए? एक घर में आप बंद हैं, सब जगह चारों तरफ से ताले पड़े हुए हैं, और आपको बोल दिया गया कि आप चाहो, आप कर पाओ अगर तो निकल जाओ यहां से बाहर। आप क्या करेंगे? आप ढूंढेंगे कि कहां पर दीवार, दरवाजा कहां पर कमजोर है, वही तो ढूंढेंगे, उसी को तोड़ के हम बाहर निकल जाएं। तो ये पार्टिकल भी यही ढूंढता है। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं ढूंढता, वो वीक ढूंढता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वीक है, ताकि जहां पर वीक होगा वहां से हम निकालने का रास्ता मिल सकता है हमको। तो ये पार्टिकल हर बार वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर आने का प्रयास करता है। अब निकलना क्यों चाहता है? बड़ा सिंपल है बेटा, ये जा कैसा रहा था? सीधा जा रहा था, तो इसका सीधा जाने का ही मन है। ये अपने ये घूमने वाली जो काम है इससे मुक्ति चाहता है, वो नहीं घूमना चाहता। वो सीधा जा रहा था तो वो सीधा ही जाना चाहता है। वो ये जो हेलिकल पथ पर उसको बार बार ऐसा रोटेशन करना पड़ता है, वो ये नहीं करना चाहता। वो इस वाले काम से फ्रीडम चाहता है, मुक्ति चाहता है वो, इसलिए वो बाहर निकलना चाहता है। और बाहर निकलने के लिए क्या ढूंढता है? जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है उसको ढूंढता है। तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आता है, सेंटर की तरफ आता है। लेकिन जब ये चलकर आ रहा होता है तो चलते चलते इसमें फिर से
सेंटर पर जब ये पहुंचता है तो गति का जड़त्व आ जाता है, और गति के जड़त्व की वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे निकल जाता है। जब आगे निकलता है तो फिर से देखता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये फिर से अपनी गति की दिशा बदलता है, स्पीड कम करता है, गति की दिशा बदलता है और फिर सेंटर की तरफ आता है। सेंटर की तरफ आता है तो तब तक उसमें गति का इतना जड़त्व आ चुका होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता। जैसे झूले को आप ऐसा खींच के छोड़ दीजिए एक तरफ से, तो यहां तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब वो बीच में अपनी मेन पोजीशन पर आता है, इस जगह पर उसका गति का जड़त्व इतना ज्यादा होता है कि वो इसको पार करके आगे चला जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता। तो ये पार्टिकल फिर पार करके आगे चला जाता है और यही काम कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल यहां पर क्या हो गया, फंस गया। चार्ज पार्टिकल यहां पर ट्रैप हो गया और अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। हमने क्या किया, ऐसा सिर्फ एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस नहीं भेजा यहां पर, हमने ऐसे 1000, 1 लाख, 1 करोड़ हमने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इसके अंदर भेज दिए। ऐसा करके सब इसके अंदर गए और सब अपना अपना ऐसा ऐसा घूमना शुरू कर दिया, फिर ऐसा वापस आएंगे, लेकिन वो कभी भी यहां से अब बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर ये वाला काम आपने एक छोटी सी जगह पर किया है, इधर नॉर्थ इधर साउथ लगाया है, तो ये इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड में हम पार्टिकल्स 1 लाख पार्टिकल हम डाल देंगे और अब वो पार्टिकल न इधर जा पाएंगे, इधर 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 कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। वो पार्टिकल्स यहीं पर हो गए और ये बन गया हमारा वो बर्तन बन गया जहां पर हमने बहुत सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ये बाहर तो नहीं जा पा रहे, तो ये बर्तन हो गया। और ये बर्तन दिखता कैसा है, बॉटल जैसा दिखता है। आप देखिए बॉटल जैसा दिखता है ना आपको, जैसे एक बॉटल में पानी भरते हैं आप और उस बॉटल के अंदर पानी हिलता तो है पर बाहर नहीं जा पाता है। दिखे है ना आप, तो बॉटल के अंदर पानी भरा होता है तो वो पानी हिलता तो रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। उसी तरीके से चार्ज इसके अंदर हिलते तो हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते। तो ये एक बॉटल जैसी दिखती है हमको। दूसरी चीज, ये बॉटल में काम किसका है, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए हमने इसका नाम रखा मैग्नेटिक बॉटल। ये जो बॉटल जैसा आकृति हमको दिखती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटल। और ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो ये हमने क्या तैयार कर लिया, बर्तन हमने तैयार कर लिया। अब बर्तन में यहां पर टेम्परेचर 10⁷ भी हो जाए तो क्या गलेगा, कुछ है ही नहीं, बीच में स्पेस है तो है, और वहां पर सारे चार्ज पार्टिकल भरे हैं। 1 लाख 1 करोड़ चार्ज पार्टिकल हमने इसमें डाल दिया। अब वो सारे पार्टिकल यहां पर ऐसा मोशन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, बीच में यहीं पर हमने एटम बम डाल दिया। यहां पर हमने बीच में एक एटम बम डाल दिया। एटम बम डाल दिया हमने। अब इस एटम बम को डाल के हमने एक्सप्लोड करवा दिया, इसको फोड़ दिया। अब एटम बम फोड़ने से क्या होगा, यहां आसपास की जगह का टेम्परेचर एटम बम की वजह से कितना हो जाएगा, 10⁷, 10⁹, और इतना ही हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जरूरी था फ्यूज होने के लिए। तो जैसे ही एटम बम फोड़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वहीं पर सभी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भरे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब उनका सफिशिएंट टेम्परेचर 10⁷, 10⁹ मिल जाएगा, वो आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा और उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का यूज हम अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कहीं भी कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में भी बताया दैट दिस इज अ वेरी नीट एंड क्लीन फ्यूल, क्योंकि ना तो इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है और ना ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये बहुत क्लीन फ्यूल है आपका। इस तरह से बर्तन वाली जो समस्या थी वो हमने मैग्नेटिक बॉटलिंग से सॉल्व कर ली। एंड नाउ आई होप कि आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी
और इस तरीके से हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक बॉटलिंग। दिस इज द सेकेंड फिनोमिना बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए यहां पर भी चार्ज पार्टिकल कहां प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल की पर आधारित घटना ही है ये भी। तो ये था मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो हमने आज दो फिनोमिना पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित। पहला फिनोमिना ऑरोरा बोरियलिस और दूसरा फिनोमिना हमने पढ़ा मैग्नेटिक बॉटलिंग का। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आप समझ चुके हैं। तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं। एक फिनोमिना इस पर बेस्ड अभी हम और पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज डोंट मिस द क्लास। आप जरूर ये सब देखें और इसको आप समझें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।